इस वीडियो में हम स्क्विड गेम के थर्ड और फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने स्क्विड गेम के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके फर्स्ट पार्ट के साथ साथ बाकी के पार्ट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक हमने देखा कि कैसे कुछ अननोन लोग कर्जे में डूबे हुए गरीब लोगों को बच्चों के गेम खिलाकर पैसे जीतने के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जब इन्हें गेम की सच्चाई का पता लगता है तो वोटिंग के जरिए ज्यादातर लोग उस गेम को बीच में छोड़ने का फैसला करते हैं और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग उन सभी को वापस भेज दिया जाता है। लेकिन पैसों की कमी के चलते फिर से ज्यादातर लोग उस गेम में हिस्सा लेने के लिए बताई गई लोकेशन पर पहुंचते हैं। अब इन लोगों के साथ वहां कौन कौन से गेम खेले जाएंगे और कितने लोग इन गेम्स में सरवाइव कर पाएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस पार्ट में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थ्रिल और सस्पेंस से भरी इस सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जूनो सियोंग का पीछा करते हुए उन गाड़ियों तक पहुंच गया था जिनमें उन सभी प्लेयर्स को ले जाया जा रहा था। वो सभी गाड़ियां एक पुल से होते हुए शिप में चली जाती हैं और ऐसे ही इंस्पेक्टर जूनो भी चोरी से एक गाड़ी में छिपकर उस शिप में चढ़ जाता है। कुछ देर बाद जब रेड ड्रेस पहने हुए लोग सभी प्लेयर्स को गाड़ियों से उतारने लगते हैं, तब जूनो एक आदमी को मारकर उसकी ड्रेस पहन लेता है। इसके बाद वो उस आदमी को समुद्र में फेंककर उनकी तरह ही काम करने लगता है। यहाँ जूनो को पता लगता है कि रेड ड्रेस पहने आदमियों में सबसे सीनियर स्क्वायर मैन है, उसके बाद ट्रायंगल मास्क वाले और सबसे जूनियर सर्कल मास्क वाले आदमी हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी स्क्वायर मैन की इजाजत के बिना नहीं बोल सकता। आगे हम एक रूम का सीन देखते हैं जहां रेड ड्रेस पहने लोग सभी प्लेयर्स के कपड़े और सामान निकालकर बॉक्स में रख देते हैं और उन्हें दूसरे कपड़े पहना दिए जाते हैं। यहाँ हम उस चोर लड़की को बेहोशी का नाटक करते हुए देखते हैं। गाड़ी में आते वक्त जब बेहोश करने वाली गैस छोड़ी गई थी तो उससे पहले इस लड़की ने अपना फेस कवर कर लिया था, जिस वजह से ये बेहोश होने से बच गई थी। यहाँ वो बड़ी ही चालाकी से एक चाकू को अपने पास रख लेती है। फिर से सभी प्लेयर्स की आंखें बड़े से होल में खुलती हैं, जहां हमें पता लगता है कि 201 प्लेयर में से 187 प्लेयर वापस से इस गेम को खेलने के लिए आए हैं। वहां पहुंचते ही सभी लोग अपनी अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं ताकि बाकी लोग उन पर अपना दबाव ना बना सकें। सियोंग, सैंगवू, अली और ओल्ड मैन मिलकर कुछ और लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे ही डियोक्शु भी अपनी एक टीम बना लेता है और डियोक्शु उस चोर लड़की के पास जाकर उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम है सेबियोक। सेबियोक पहले डियोक्शु के साथ ही काम करती थी। डियोक्शु जानता था कि सेबियोक काफी चालाक होने के साथ साथ ताकतवर भी है, इसीलिए वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। तभी मिनियो नाम की एक औरत यहाँ आती है और डियोक्शु की टीम में शामिल होने को कहने लगती है, लेकिन डियोक्शु उसका मजाक बनाकर यहाँ से निकल जाता है। रात के समय जब हॉल की लाइट्स और दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मिनियो वहां खड़े गार्ड से वॉशरूम जाने के लिए कहने लगती है। कुछ देर बाद जब गार्ड दरवाजा खोलते हैं, तब सेबियोक भी उसके साथ निकल जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद हम मिनियो को सिगरेट पीते हुए देखते हैं। एक्चुअल में मिनियो ने अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ सिगरेट्स और लाइटर छिपाया था। इसी तरह से सेबियोक अपने पास मौजूद चाकू से वेंटिलेशन विंडो को खोलकर यहाँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे वही रेड ड्रेस पहने लोग दिखाई देते हैं जो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। इन दोनों को वॉशरूम में गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वहां मौजूद गार्ड इन्हें देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन टाइम रहते सेबियो और मिनियो बाहर निकल जाते हैं। वापिस से हॉल में लौटने पर मिनियो सेबियोक से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने वहां क्या देखा। तब सैंगवू उनकी बातें सुन लेता है। अगली सुबह इन सभी प्लेयर्स को ब्रेकफास्ट दिया जाता है और वहीं मौजूद एक आदमी जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसे अपने ब्रेड में से एक पर्ची मिलती है जिसमें आगे होने वाले गेम के बारे में लिखा था। कुछ देर बाद ही यहाँ दूसरा गेम शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है और सभी लोग गेम हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान सैंगवू सेबियोक से बात करता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुमने वहां पर क्या देखा। तो सेबियोक उसे बताती है कि वो लोग चीनी को पिघला रहे थे। कुछ देर में ही ये लोग प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और इन्हें अपने सामने 4 तरह की शेप्स दिखाई देती हैं।
हालांकि सैंगवू को आइडिया हो गया था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि यहाँ किस तरह का टास्क होने वाला है। यहाँ फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी एक शेप छूकर जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाइए। इन लोगों को ट्रायंगल, सर्कल, अम्ब्रेला और स्टार में से एक शेप चुननी थी। यहाँ सैंगवू अपनी टीम को एडवाइस देता है कि हमें अलग अलग होकर खेलना चाहिए। सबसे पहले सैंगवू अपने लिए ट्रायंगल चुनता है। इसी तरह अली सर्कल को, सियोंग अम्ब्रेला और ओल्डमैन स्टार को चुनता है। सैंगवू को देखते हुए सेब्यक भी ट्रायंगल की शेप को चुनती है। इसके बाद इनके सामने 4 दरवाजे खुलते हैं और इन्हें स्टील के डिब्बे दिए जाते हैं। उन डिब्बों को खोलने पर इन्हें शुगर कैंडी दिखाई देती है और उन कैंडीज पर इन्हें इनकी चुनी हुई शेप्स दिखाई देती हैं। और इस गेम के अकॉर्डिंग उन्हें एक निडल के जरिए दी गई शेप्स को बिना तोड़े बाहर निकालना था। इस टास्क के लिए इन्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि सबसे आसान शेप ट्रायंगल की थी। सैंगवू और सीबियोक की तरह उस चश्मे वाले आदमी ने भी इसी शेप को चुना था जिसे ब्रेकफास्ट में इस गेम का क्लू मिला था। और इनमें से सबसे मुश्किल अम्ब्रेला की शेप थी। सियोंग ने उसी शेप को चुना था। अनाउंसमेंट होते ही सभी लोग अपनी अपनी कैंडीज को खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब एक प्लेयर से अम्ब्रेला की शेप टूट जाती है तो उसके सामने खड़ा गार्ड उस पर गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। ऐसे ही कुछ और प्लेयर्स को भी एलिमिनेट होने की वजह से उन्हें मार दिया जाता है। सबसे पहले चश्मे वाला आदमी इस गेम को पास करता है। यहाँ हम मिनियो को अपने पास मौजूद लाइटर से नीडल को गर्म करते हुए देखते हैं। उन गार्ड्स की नजरों से छिपते हुए मिनियो लाइटर का इस्तेमाल करके काफी जल्दी शेप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद अली, सेबियोक और सैंगवू भी इस गेम को पास कर लेते हैं। सभी पास हुए प्लेयर को वापस से होल में भेज दिया जाता है और जो प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे थे उनका मरना अभी भी जारी था। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे सियोंग की हालत खराब होने लगती है और ऐसे ही उसके चेहरे से टपकने वाला पसीना उसकी कैंडी पर गिरने लगता है। और जब सियोंग अपनी कैंडी को ऊपर उठाकर देखता है तब उसे पता लगता है कि ये शेप सिर्फ पिछली तरफ से कैंडी में अटकी है। ये देखकर वो अपनी कैंडी को पीछे से चाटना शुरू करता है और वो ओल्ड मैन को भी यही एडवाइस देता है कि तुम्हें शेप को पीछे से चाटकर अलग करना चाहिए। यहाँ निकलने से पहले मिनियो अपना लाइटर डियोक्शु को दे देती है ताकि वो भी यहाँ से निकल सके। वहीं सियोंग अभी भी अपनी कैंडी को चाटकर शेप को अलग करने की कोशिश कर रहा था। सियोंग को देखकर कुछ और लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। टाइम खत्म होने से पहले डियोक्शु, ओल्ड मैन और सियोंग अपनी शेप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन टाइम पूरा होने के बाद भी जिन लोगों ने इस गेम को पास नहीं किया था उन सभी को मार दिया जाता है। यहाँ एक प्लेयर स्क्वायर मैन की गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अपना मास्क उतारने को कहता है। और जब स्क्वायर मैन अपना मास्क उतारता है तब हम एक टीनेजर लड़के को देखते हैं और हमें समझ आता है कि वो भी यहाँ मौजूद प्लेयर्स की तरह दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। इस बात का अंदाजा होने के बाद वो प्लेयर अपने आप को शूट कर लेता है। कुछ सेकंड्स बाद ही यहाँ फ्रंट मैन की एंट्री होती है और वो स्क्वायर मैन को मार डालता है क्योंकि यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी गार्ड अपना चेहरा दिखाएगा उसे भी मार दिया जाता है। सभी लोगों के वहां से निकलने के बाद हम जूनो को स्क्वायर मैन का मास्क उठाते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें पता लगता है कि वापिस आए 187 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 108 प्लेयर्स जिंदा बचे थे और उस पिगी बैग में भी बहुत सारा पैसा डाल दिया जाता है। इसके बाद फिर से इन्हें खाने के लिए सामान दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डियोक्शु और उसकी टीम के मेंबर फिर से लाइन के बीच में लगकर दोबारा खाना ले लेते हैं जिस वजह से 5 लोगों को खाना नहीं मिल पाता। एक आदमी के पूछने पर स्क्वायरमैन बताता है कि हमने सभी प्लेयर को गिनकर खाना तैयार किया था। तो वहीं खड़ी एक लड़की उन्हें डियोक्शु की टीम की तरफ इशारा करके बताती है कि इन्होंने तुम्हारा सारा खाना खा लिया है। ये बात सुनकर लाइन में खड़ा आदमी उनसे खाना छीनने के लिए जाता है तो डियोक्शु उसे पीटने लगता है। डियोक्शु के पीटने की वजह से वो आदमी वहीं मारा जाता है। ये देखने के बाद सियोंग स्क्वायर मैन से कहता है कि तुम्हें ये सब रोकना चाहिए। हालांकि सियोंग की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता बल्कि पिगी बैग में 100 मिलियन बोन्स ऐड होने के साथ एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि अब प्लेयर 271 एलिमिनेट हो चुका है। ये सब देखने के बाद वहां मौजूद प्लेयर्स को समझ आता है कि हत्या करने वालों को यहाँ कोई
कोई भी सजा नहीं मिलेगी। जो कोई प्लेयर मारा जाएगा उसके नाम का पैसा भी पिगी बैग में डाल दिया जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद ही 2 गार्ड उस आदमी को एक बॉक्स में डालकर यहाँ से ले जाते हैं। आगे हम इंस्पेक्टर जूनो को उसका मास्क बदलते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम उसी चश्मे वाले प्लेयर को देखते हैं जिसे खाने में नेक्स्ट गेम का टिप मिला था। और यहाँ इन लोगों की बातों से हमें समझ आता है कि ये चश्मे वाला इंसान एक डॉक्टर है जो कुछ गार्ड्स के कहने पर मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी पार्ट निकालने का काम करता है, जिसके बदले में वो गार्ड्स उसे होने वाली गेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ 2 गार्ड्स उसे बताते हैं कि आज रात प्लेयर्स के बीच लड़ाई हो सकती है, तुम्हें एक ताकतवर टीम के साथ रहना चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसके साथ ही उसे अंडे में से मौजूद पर्ची से अगली गेम के बारे में पता लगता है। वापिस से हॉल में पहुंचने पर डॉक्टर डियोक्शु की टीम में शामिल होने की सोचता है। यहाँ डॉक्टर डियोक्शु को बताता है कि उसे अगली गेम का पता है। ये बात सुनकर डियोक्शु उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लाइट्स ऑफ होने के बाद हम डियोक्शु को उस लड़की पर हमला करते हुए देखते हैं जिसने सबको उनके दोबारा खाना खाने की बात बताई थी। कुछ सेकंड्स में ही डियोक्शु उसे भी मार डालता है। हम देख पाते हैं कि फ्रंटमैन के कहने पर गार्ड्स जानबूझकर वहां पर ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे उनमें झगड़ा शुरू हो। इसी तरह से डियोक्शु और उसके आदमी सेब्योक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियोंग और उसके टीम मेंबर सेब्योक को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद लाइट्स फिर से ऑन होती है और वहां के गार्ड्स हॉल का माहौल शांत करते हैं। इसी के साथ उन सभी प्लेयर्स के नंबर्स की अनाउंसमेंट होने लगती है जो इस फाइट में मारे गए थे, और उनके नाम के वॉन्स भी पिगी बैग में आ जाते हैं। फाइट खत्म होने के बाद अब सिर्फ 80 लोग इस गेम में जिंदा बचे थे। अगले सीन में हम मिनियो और डियोक्शु को टॉयलेट में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। यहाँ मिनियो डियोक्शु से कहती है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह फिर से तीसरे गेम की अनाउंसमेंट होती है और सभी लोग एक वाइट रूम में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें 10-10 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है और डॉक्टर की बातों को मानते हुए डियोक्शु 10 ताकतवर लोगों को अपनी टीम में बनाता है, लेकिन वो मिनियो को अपनी टीम में शामिल नहीं करता क्योंकि बाकी लोगों को आइडिया नहीं था कि आगे किस तरह का गेम खेले जाने वाला है। इसीलिए सियोंग और उसके टीम मेंबर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि उन्हें ताकतवर लोगों को लेना चाहिए या फिर लड़कियों को। किसी तरह से सियोंग और सैंगवू भी 9 लोगों की टीम बना लेते हैं, जिसमें सियोंग और सैंगवू के अलावा अली, ओल्डमैन, सेब्योक भी शामिल थे। तभी मिनियो भी उनकी टीम में शामिल होने को कहने लगती है क्योंकि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। इसीलिए ये लोग मिनियो को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अपनी अपनी टीम बनाने के बाद इन्हें एक और जगह भेजा जाता है जहां एक गार्ड इन्हें बताता है कि अगली गेम टग ऑफ वॉर होने वाली है। गार्ड्स की बातें सुनने के बाद सैंगवू और सियोंग काफी हताश हो जाते हैं क्योंकि टग ऑफ वॉर में ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि उनकी टीम में 3 लड़कियों के अलावा एक ओल्ड मैन शामिल था। वहां खड़े गार्ड्स ड्रॉ के जरिए पहली 2 टीम्स को चुनते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली थी। हम देखते हैं कि डियोक्शु की टीम नंबर 7 के साथ लड़ने वाली है। कुछ देर में ही पहला मुकाबला शुरू होता है जिसमें डियोक्शु की टीम बड़ी ही आसानी से जीत जाती है और दूसरी टीम काफी ऊंचाई से गिरकर मारी जाती है। इसके बाद दूसरे ड्रॉ में टीम नंबर 4 और 5 को चुना जाता है, जिसमें से एक टीम सियोंग की थी। अपने टावर की तरफ बढ़ते हुए ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे, तो इन्हें घबराया हुआ देख ओल्डमैन बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए ताकत की नहीं बल्कि सही टेक्निक की जरूरत है। मैंने अपने गाँव में बहुत बार इस गेम को खेला है। अगर सही टेक्निक से खेला जाए तो कमजोर टीम भी ताकतवर टीम को हरा सकती है। इसके बाद ओल्डमैन की बातों को फॉलो करते हुए ये लोग रस्सी को खींचना शुरू करते हैं। ओल्डमैन बताता है कि इस गेम में लीडर बहुत अहम है, वो विरोधी टीम के लीडर की टक्कर का होना चाहिए। इसलिए सियोंग सबसे आगे खड़ा होता है। रस्सी के आखिर में एक मजबूत आदमी होना चाहिए, इसलिए अली सबसे आखिर में खड़ा होता है। ऐसे ही एक खिलाड़ी दाएं तरफ तो दूसरा खिलाड़ी बाएं तरफ खड़ा होना चाहिए। जैसे ही गेम शुरू हो सब लोग एक साथ रस्सी को खींचना,
एक तरह से लेट ही जाना, अपना सिर पीछे की तरफ खींच कर रखना। अगर ऐसा करोगे तो विरोधी टीम आपको खींच नहीं पाएगी। अगर 10 सेकंड्स तक हमने ऐसा कर लिया तो विरोधी टीम सोच में पड़ जाएगी। हमें तब तक रस्सी को मजबूती से पकड़ना है जब तक सामने वाली टीम के पैर जमीन से उखड़ ना जाएं। ओल्डमैन की बताई गई टेक्निक की वजह से सियोंग की टीम जीतने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही विरोधी टीम अपने आप को संभाल कर फिर से कमबैक करती है, जिसके कारण अब सियोंग की टीम हारने लगती है। यहाँ सैंगवू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हमें 3 कदम आगे लेकर पूरे जोर से रस्सी को वापस खींचना चाहिए। हालांकि मिनियो इस बात का विरोध करती है, लेकिन जैसे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो सभी लोग सैंगवू की बात मान लेते हैं और सभी प्लेयर एक साथ 3 कदम आगे लेते हैं। और इसी सीन के साथ स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 4 भी खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। स्क्विड गेम के सभी एपिसोड्स और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।